Hello friends, I welcome all of you on my channel English by Hariom. Friends, I would like to discuss 10 questions which is asked in a CDS examination. Friends, try to understand which type of questions are asked in CDS and NDA examination. And I would like to discuss about this all 10 questions because this all question is crucial for you. Let's start. First questions. द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को मैच करते हैं. वर्नाकुलर, हेट्रिक, पार्लेंस और जार्गन. वर्नाकुलर को इसमें से दो शब्द मुझे आपको याद होना चाहिए, कम से कम दो, और चाहे कोई सा भी वर्ड हो, दो वर्ड का मीनिंग आपको याद होना चाहिए. तो हमको वर्नाकुलर का याद है लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, एंड हेट्रिक का है लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल. तो ए का 2 और बी का 2 और बी का 1. ए का 2 और बी का 1. हाँ, ए का 2 और बी का 1. ए का 2 और बी का 1. तो ए का 2 और बी का 1 केवल बी में है, तो इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी. तो एक बार देख लेते हैं. ऑल वर्नाकुलर का 2, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. हेट्रिक, लैंग्वेज ऑफ इंटेंडेड इन्फ्लुएंस पीपल. पार्लेंस, लैंग्वेज यूज्ड बाय ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. और जार्गन, लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन. तो ये हमारा आंसर हुआ. इसका आंसर हुआ बी. ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3. तो ये हमारा आंसर हुआ इसका. तो आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स. आगे नेक्स्ट हमारा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं. और इसमें देखिए, पार्लेंस एक ऐसे लैंग्वेज है जो एक पार्टिकुलर ग्रुप में बोला जाता है. और जार्गन भी एक ऐसा लैंग्वेज है जो स्पेशल कम्युनिकेशन है, वो सबको के समझ में नहीं आता है. वो स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज होता है जो सबको समझ से के बाहर होता है. वर्नाकुलर जैसा कि आप इसको बहुत बार सुने होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो. और हेट्रिक आप जानिएगा. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट हमारा ये है इंटरसाइन, रिवोक, एक्सोनरेट और वनरेबल. तो वनरेबल डी का 4 हुआ हमारा, रिवोक का 1 हुआ, बी का 1 हुआ, डी का 4 और बी का 1. डी का 4 और बी का 1. डी का 4 और बी का 1. डी का 4 बी का 1 मात्र ए में है, जिसमें डी का 4 है, बी का 1 है. बाकी किसी में डी का 4 बी का 1 नहीं है. तो हमारा इसका आंसर हुआ ए, यानी हमारा आंसर हुआ ए. तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3. तो ए इंटरसाइन, इंटरनेसाइन का मतलब हुआ थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी. रिवोक का 1, ऑफिशियल से कैंसलिंग अ पावर ऑफ एग्रीमेंट. एक्सोनरेट सी का हमारा है 2, टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम अर्लियर एक्यूजेशन. और डी का 4, वनरेबल यानी वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड. तो हमारा इसका आंसर हुआ. आंसर तो मैं बता ही दिया हूँ, ए है इसका आंसर, क्योंकि बी का 1 और डी का 4, बी का 1 और डी का 4 केवल ए में है, इसलिए ए ही इसका आंसर हुआ. तो हम समझ गए फ्रेंड्स कि कैसे हम आंसर इसको पिकअप करते हैं. और ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चंस हैं. आपको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए इसको पढ़ करके. और ये मीनिंग बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इंटेंसाइन बहुत ही यूनिक टाइप का मीनिंग दिया हुआ है. वेनरेबल वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड के लिए यूज होता है. देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट हमारा है एटोनमेंट, सैक्रिलेज, क्लॉबैक एंड बैंडवैगन. इसमें से आप सैक्रिलेज मतलब होता है कंटामिनेटिंग ए होली प्लेस को कंटामिनेट करना, दूषित करना. और बैंडवैगन मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए समथिंग. तो हमारा सैक्रिलेज बी का 2 और डी का 3. तो बी का 2 और डी का 3. बी का 2 और डी का 3 केवल सी में है. बी का 2 और डी का 3 केवल सी में. तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ. तो देखते हैं शुरू से. ए एटोनमेंट, मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स. Sacrilege, contaminating a holy place. Clawback, retrieving money already paid. And bandwagon, involvement of a large number of people in a something.
मतलब किसका हमारा आंसर यही हुआ सी, क्योंकि बी का हमारा 2 और डी का हमारा 3 होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर सी हुआ। एटोनमेंट, सैक्रिलेज और क्लॉबैक, इसमें से आप हम 3 क्वेश्चन किए तो हमें ये इससे पता चला कि गॉट इट, इफ़ यू नो ए एंड डी, आइदर ए और डी मीनिंग और बी और सी मीनिंग, यानी ए वर्ड और डी वर्ड में से किसी एक का मीनिंग आप जानते हैं या सी वर्ड या बी वर्ड में से किसी एक का मीनिंग जानते हैं तो इसका हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फेलोनी, रेस्टिट्यूशन, सैग्रिन, डाइट्राइव। तो फेलोनी और रेस्टिट्यूशन, मुझे बी से हम लेते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है टू रिटर्न लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल का रिटर्न करना, और स्टोलन आर्टिकल को रिटर्न करने का, लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल को रिटर्न करने को रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, तो बी का 2। और डाइट्राइव एक प्रकार का ए लॉन्ग रिटर्न पीस ऑफ क्रिटिसिज्म होता है डाइट्राइव, तो डी का 1, बी का 2, डी का 1 और बी का 2, सी इसका आंसर हुआ। इसका आंसर हुआ सी, यानी फेलोनी सीरियस क्राइम, रेस्टिट्यूशन टू रिटर्न और ए लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल, सैग्रिन डिस्ट्रेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन, डाइट्राइव ए लॉन्ग रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म। तो हमारा इसका आंसर हुआ सी। तो फ्रेंड्स, फेलोनी का सीरियस क्राइम होता है, फेलोनी मीन्स रेस्टिट्यूशन बहुत आपने जो सुना होगा कि ब्रिटेन ने हम भारत के एक स्टैचू था उसको रेस्टिट्यूट किया था, ये न्यूज़पेपर में आया था। और सैग्रिन आपके लिए शायद अनजाना वर्ड हो सकता है, और डाइट्राइव भी हो सकता है, लेकिन रेस्टिट्यूशन और फेलोनी आपके लिए बहुत ही सुने हुए शब्द है। इसमें कोई बहुत सारा, देखिए ऐसा है कि कुछ शब्द एकदम से यूनिक दिया हुआ है, लेकिन कुछ शब्द है जो पहले कहीं न्यूज़पेपर में आप देख लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रैंगल, वैकी, कोडेक्स, पोस्टस्क्रिप्ट, और इसमें से आप कोई से भी 2 वर्ड लेते हैं। जैसे हम लेते हैं रैंगल। रैंगल का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्गूमेंट, ए का 3, और एक लेते हैं कोडेक्स एंड एंशिएंट टेक्स्ट, तो ए का 3 और सी का 4, तो ए का 3 और सी का 4, तो ए का 3 और सी का 4 केवल डी में है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। तो रैंगल, ए का 3, कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्गूमेंट, वैकी, amusement and strange, codex and ancient text, and postscript, additional piece of information added to main text। देखिए रैंगल जो होता है ना, रैंगल एक प्रोलॉन्ग्ड और कॉम्प्लिकेटेड और प्रोलॉन्ग्ड आर्गुमेंट जो होता है उसको रैंगल बोलते हैं। आप कोडेक्स और पोस्टस्क्रिप्ट को आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड टू द मेन टेक्स्ट, जो मेन टेक्स्ट में ऐड होता है। तो मेन टेक्स्ट में ऐड कहाँ होगा? पोस्ट में, तो इसलिए स्क्रिप्ट मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ चीज़, और पोस्ट में ऐड होगा, तो इसको आप थोड़ा सा आइडिया लाकर निकाल सकते थे। कोडेक्स वगैरह आप जानते होंगे, कोडेक्स बहुत कॉमन मीनिंग है, बहुत हेवी मीनिंग नहीं है कोडेक्स कॉमन है। और रैंगल आप न्यूज़पेपर से आप अगर पढ़ते होंगे तो जानते होंगे रैंगल मतलब क्या होता है। तो इसमें से आपको 3 मीनिंग जो है, 3 जो वर्ड है वो उसको आप जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इन्वेटरेट, सैंक्फ्रॉइड, ओरेसी एंड इंटरमेंट। इसमें से आपको ओरेसी हम देखते हैं। ओरेसी मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन ए स्पीच, ये हमारा हुआ। और इंटरमेंट मतलब होता है बरिंग ए डेड, यानी डी का 4 और बी का और सी का 2, डी का 4 और सी का 2, तो डी का 4 सी का 2 केवल बी में है, इसलिए हमारा आंसर हुआ बी, यानी इन्वेटरेट
इन्वेटरेट का मतलब हुआ समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स, सैंग फ्रॉइड, एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑडेसी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच, इंटरमेंट का हुआ बरिंग द डेड। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ बी, क्योंकि ए का ए है, बी का 3 है और सी का 2 है और डी का 4 है। तो इसलिए हम देखें जैसे इसमें से आप कौन से शब्द ज़्यादातर आपको सुनाई दिया होगा। आप तो ओरेसी बहुत कॉमन वर्ड है और ये आपको न्यूज़पेपर में दिख जाता है, लेकिन आपको नहीं दिखता होगा तो इंटरमेंट भी आपको दिख जाता होगा। सैंग फ्रॉइड जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है और इनवेटरेट भी डिफ़िकल्ट वर्ड है। देखते हैं नेक्स्ट, एक्स ग्रेसिया, सुमोटो, अरेंजमेंट एंड लोकस स्टैंडाई। ये इस जितने शब्द हैं वो सब लॉ से रिलेटेड है, लॉ फील्ड के हैं। तो इसमें से आपको सुमोटो जो है ना बहुत ही इजी वर्ड है, अब आपको बार बार इसको सुने होंगे। और जिसका सुमोटो का मतलब होता है ऑन हिज ऑन मोशन। तब बी का 3, अगर फिर देखते हैं डी नहीं तो एक एक्स ग्रेसिया देखते हैं। तो एक्स ग्रेसिया का मतलब समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री। तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3 केवल बी में है, तो इसका आंसर हुआ बी, यानी एक्स ग्रेसिया समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री, सुमोटो ऑन हिज ऑन मोशन, अरेंजमेंट टू स्टेट द चार्जेज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, और लोकस स्टैंडाई द राइट ऑफ और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन। तो इसका आंसर हुआ बी। जितने भी वर्ड है लॉ फील्ड से रिलेटेड है, फिर भी आप कॉमनली देखे होंगे। सुमोटो को तो आप बार बार सुने होंगे। अगर सुमोटो इसमें आपको याद है तो आप बी का 3 एक ही में है, तो इसलिए आप इसको इजीली कर सकते थे अगर सुमोटो नहीं जानते होंगे और बाकी शब्द भी नहीं, वर्ड जो है वो नहीं जानते होंगे तो आप नहीं कर सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें आप एक ही कितना आसान दिया है कि आप अगर सुमोटो को जानते होंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो क्योंकि बी का 3 एक ही है तो ये बहुत इजी हमको लगा, सबसे अभी तक के जितने बने सबसे इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, फेट एकम्पली, हेडोनिज्म, हॉपलार्की एंड ऑक्लोक्रेसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि चारों जो वर्ड्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है। ऑक्लोक्रेसी क्या है? ऑक्लोक्रेसी एक प्रकार का गवर्नमेंट रन करने का वे है, जैसे गवर्नमेंट बाय द मॉब्स। जब मॉब्स जहाँ गवर्नमेंट करता है उसको कहते हैं ऑक्लोक्रेसी। और हेडोनिज्म उसको बोलते हैं जहाँ मिलिट्री गवर्न करती है। तो बी का 2 और डी का 3, तब बी का 2 और डी का 3, तब बी का 2 और डी का 3 केवल सी में है, तो इसका आंसर हुआ करेक्ट आंसर सी, यानी फेट एकम्पली, समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विद नो ऑप्शन टू डिनाई। मतलब उसको एक ही ऑप्शन है जो डिनाई नहीं कर सकते हैं, उससे बच नहीं सकते हैं। हेडोनिज्म, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री। हॉपलाकी का मतलब होता है परटेनिंग टू प्लीजर। एंड ऑक्लोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द मॉब्स। तो इसमें जितने भी वर्ड है चारों के चारों जो वर्ड्स हैं वेरी वेरी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। और आप इस चारों वर्ड में से अगर आप किसी को नहीं जानते होंगे, मुझे तो ऑक्लोक्रेसी पहले से पता था और फेट एकम्पली ये फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है, तो ये मुझे पता था। बाकी मुझे ये हेडोनिज्म और हॉपलार्की मुझे नहीं पता था, तो मैंने फेट। देखते हैं नेक्स्ट, नादिर, रैप्सोडी, एम्बल और पिटेंस। इसमें से आपको, मुझे 2 वर्ड है, सी और डी मुझे आता है। तो एम्बल
एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली, और पिटेंस मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो इसमें से डी का 2 और सी का 1, डी का 2 और सी का 1, डी का 2 और सी का 1 केवल ए में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ ए। एंड नैडिर, नैडिर का मतलब हुआ लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी पतन, पतन का टाइम, सबसे नीचे का पॉइंट, सबसे बेकार समय जब चल रहा है तो उसको नैडिर बोलते हैं। बी रैप्सडी, रैप्सडी का मतलब होता है रिटेन और एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, प्रशंसा में जो एक्सप्रेस किया जाए उसको बोलते हैं। सी एम्बल, वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलने को एम्बल बोलते हैं। पिटेंस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जो आप बहुत कम मात्रा में आपके पास पैसे हो तो उसको पिटेंस बोलते हैं, कड़की जिसको। तो इसमें आप बहुत ही कॉमन जो वर्ड है वो है एम्बल और पिटेंस, ये दो चीज़ कॉमन है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें जो वर्ड है वो बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में सुनाई देता होगा, लेकिन आपको पिटेंस दिखाई देता होगा परहैप्स, लेकिन अब मीनिंग सब जितने भी मीनिंग दिया हुआ है सारे के सारे मीनिंग याद करने योग्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डैम्प स्क्विब, एग्जॉस्ट, रोस्ट्रम, स्कोरेज। डैम्प स्क्विब, इसमें से मुझे रोस्ट्रम और स्कोरेज। रोस्ट्रम का मतलब होता है स्मॉल रेज प्लेटफॉर्म ऑन स्टेज, स्टेज पर कुछ उठा हुआ भाग, तो उसको सी का 1 देखते हैं। सी का 1 दो जगह है, एक ए में है और एक सी में है। फिर स्कोरेज, स्कोरेज का मतलब होता है आपका समथिंग दैट कॉजेज ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, ट्रबल वाला टाइम। तो डी का 2, डी का 2 होना चाहिए और बी का सी का 1 होना चाहिए। सी का 1 और डी का 2, सी का 1 और डी का 2 केवल ए में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ ए। यानी डैम्प स्क्विब 3 सिचुएशन और इवेंट दैट आर लेस इम्प्रेसिव, बी एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लॉन्गर टेक्स्ट फिल्म और म्यूजिकल पीस, सी रोस्ट्रम स्मॉल रेज प्लेटफॉर्म ऑन ए स्टेज, और डी स्कोरेज, स्कोरेज मतलब समथिंग दैट कॉज इट ग्रेट डेल्ट ऑफ ट्रबल। तो इसमें से आप एग्जॉस्ट जो है मुझे सबसे आसान वर्ड लगा, क्योंकि एग्जॉस्ट आप जानते होंगे जहाँ कि स्मॉल पीस ऑफ लॉन्गर फिल्म और म्यूजिकल पीस, स्मॉल पार्ट ऑफ ए लॉन्गर टेक्स्ट फिल्म और म्यूजिकल पीस। तो ये आप सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे ये। अगर एग्जॉस्ट जानते होंगे और अगर कहीं आप सेमिनार वगैरह में गए होंगे तो रोस्ट्रम जो है ना, रोस्ट्रम एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो यूज होता है। इसका मीनिंग से कोई लेना नहीं, लेकिन ए और डी मीनिंग है, इसलिए धन्यवाद।